नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार इस श्रृंखला के अंतर्गत हम विभिन्न हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकारों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं नागार्जुन पर, जो एक जनवादी प्रगतिशील कवि रहे। नागार्जुन के जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक रचनाओं का परिचय हम अपनी पिछली व्याख्यान में कर चुके हैं। नागार्जुन की रचनाओं की जो मूल संवेदना है, उनका जो भाषा शिल्प है, उस पर भी हम अपने पिछले व्याख्यान में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे, उनकी एक प्रसिद्ध कविता है बादल को घिरते देखा है। उसकी व्याख्या करेंगे, उसकी मूल संवेदना पर चर्चा करेंगे, उसके शिल्प पक्ष पर चर्चा करेंगे। बादल को घिरते देखा है कविता को प्रारंभ करने से पहले हमें समझना होगा कवि की मूल दृष्टि को। कवि मूलतः जनवादी कवि रहे हैं, जनसाधारण से जुड़े हुए जनता के सुख दुख के कवि रहे हैं, मानवतावादी विचारधारा के पोषक बन करके आए हैं और रागात्मक संवेदना के कवि रहे हैं। अपने स्वजनों के प्रति, अपने बंधु बांधवों के प्रति, धरती के प्रति, प्रकृति के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त की है। और इनके काव्य में जहाँ एक और हमें प्रगतिवादी स्वर दिखाई देता है, जहाँ शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव, उनके प्रति तिरस्कार का, उपेक्षा का भाव और शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव दिखाई देता है, जहाँ वे दलित वर्ग को, श्रमिक वर्ग को, किसान को प्रेरणा देते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें अपने श्रम के लिए प्रेरित करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी कविता का एक स्वर प्रकृति से जुड़ा हुआ भी है। उन्होंने प्रकृति का स्वतंत्र रूप से चित्रण भी किया और पृष्ठभूमि के रूप में भी चित्रण किया। स्वतंत्र रूप में चित्रण करते हुए उन्होंने अनेक कविताओं की रचना की है। जैसे छायावादी कवि प्रकृति का स्वच्छंद रूप से चित्रण करते हैं, विशेष रूप से पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए कहीं दिखाई देता है कि वे पंत जिसे भी प्रेरणा लेते हैं और छायावादी शैली को अपनाते हुए प्रकृति का स्वतंत्र रूप से चित्रण करते हैं। उनकी जो स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की कविताएं मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, वे है बादल को घिरते देखा है, शरद पूर्णिमा, बलाका, सफ़ेद बादल, फूले कदम्ब, हरे हरे नए नए पात, वसंत की अगवानी, बसंती हवा, काली सप्तमी का चांद, नीम की टहनियाँ, झुक आए कजरारे मेघ, कोयल आज बोली है, कोहरा क्या छाया। इनमें नागार्जुन जी की एक रागात्मक संवेदना हमें विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रकृति से जैसे वो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, प्रकृति उनके तन मन में समाई हुई है, उनके साथ बड़ा आत्मीयता का भाव, एक सूक्ष्म दृष्टि लेकर के वे प्रकृति का चित्रण करते हैं। चाहे वे शरद पूर्णिमा का हम उनका देख ले, या बसंती हवा को देख ले, या नीम की टहनियाँ उनकी कविता देख ले। इसी तरह से उन्होंने प्रकृति को पृष्ठभूमि के रूप में भी चित्रित किया है। नर कोकिल कविता में और झिल्ली कविता में एक इनके द्वारा रचा गया प्रबंध काव्य है भस्मांकुर। भस्मांकुर में भी इन्होंने प्रकृति का पृष्ठभूमि के रूप में चित्रण किया हुआ है। पूरी तरह से धरती से जुड़े हुए कवि रहे और इनकी प्रकृति परक कविताओं में इनकी विशेष रूप से सहृदयता, सौंदर्याभिरुचि, विशेष रागात्मक संवेदना देखने को मिलती है। हम बात करें बादल को घिरते देखा है कविता की, तो ये कविता उनका प्रसिद्ध कविता संग्रह है युगधारा, जो 1938 में रचित है और यात्रा संस्करण से 1953 में पहली बार वो प्रकाशित हुआ। उसके बाद उसका द्वितीय संस्करण भी आ चुका है। इसमें मुख्य कविताएं हैं बादल को घिरते देखा है, प्रेत का बयान, भूस का पुतला, बर्फ पड़ी है, भारत माता,
और ऋतु संधि। तो हम आज बात करेंगे बादल को घिरते देखा है इस कविता को लेकर के। नागार्जुन वास्तव में यायावरी वृत्ति के रहे हैं, भ्रमणशील रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपना यात्री उपनाम से भी कविता लेखन प्रारंभ किया था। बाद में नागार्जुन के नाम से लिखने लगे थे। उनका मुख्य नाम तो वैद्यनाथ मिश्र था। भारत के विभिन्न देशों, विभिन्न स्थानों का तो उन्होंने भ्रमण किया ही। श्रीलंका गए, तिब्बत गए, हिमालय की गए। तो जब वे हिमालय पर जाते हैं, हिमालय की चोटियों को देखते हैं, वहाँ से बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ देखते हैं, तो उनका मन प्रकृति में ऐसा रमता है, प्रकृति के उस अद्भुत सौंदर्य को, उस नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर वे अभिभूत हो जाते हैं और तब वे इस कविता की रचना करते हैं। और इस रचना में मुख्य वर्णन है हिमालय की चोटियों का, जो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, और उन पर बादल को आया हुआ देखकर, उस मनोरम दृश्य को देखकर इनके मन से जो भाव प्रस्फुटित होते हैं वे कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। तो पहले हम इस कविता की व्याख्या करेंगे और फिर इसके संवेदना की, मुख्य मूल संवेदना की और इसके शिल्प पक्ष पर चर्चा करेंगे। तो कविता की पंक्तियां हम देखें। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल निर्मल, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है, पूर्णतया स्वच्छ, पूर्णतया निर्मल। धवल श्वेत वर्ण, सफ़ेद, ऐसे पर्वतों के शिखरों पर, शिखर उनकी चोटियों पर, गिरि पर्वत। तो धवल क्यों है? क्योंकि बर्फ़ से ढके हुए हैं, और पूरी तरह से पर्वत शिखर जो है वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, तो निर्मल जान पड़ते हैं। और उनके ऊपर कवि ने क्या देखा? बादलों को घिरता हुआ देखा है। अब बादल को घिरते देखा है, ये पंक्ति जो है ये बार बार इसकी आवृत्ति हुई है, जिसके पीछे एक प्रयोजन भी दिखाई देता है। कवि कहते हैं मैंने देखा है कि जो मैं कविता में वर्णन कर रहा हूँ उसको मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, अपनी आँखों से स्वयं देखा है, कहीं बैठकर कल्पना से वर्णन नहीं किया है। तो इसलिए वे बार बार कहते हैं बादल को घिरते देखा है। जिस तरह से कबीर कहते हैं मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लिखी। तो आँखिन की जो देखी है वे यथार्थ है, और नागार्जुन यथार्थवादी कवि रहे। और यथार्थ का मूल संवेदना यही है कि जो वे देखे, जो वे अनुभव करे प्रत्यक्ष, उसे अपने भावों में अभिव्यक्त करें। तो नागार्जुन ने जब हिमालय की चोटियों पर, कैसी चोटियाँ? जो निर्मल हैं, जो श्वेत हैं, बर्फ़ से ढकी हुई हैं, उन पर बादलों को घिरते हुए उन्होंने देखा। कैसी थी वो? उन छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब बर्फ़ गिर पड़ी हुई है, पूरा ठंडा मौसम है, ठंडा है वातावरण, और उस समय ओस गिर रही है। तो ओस के कण कैसे लगते हैं? छोटे छोटी मोतियों के जैसे। तुहिन कण, तुहिन होते हैं ओस, ओस के कण जो कि शीतलता प्रदान करने वाले हैं। तो शीतल ओस कण छोटे छोटे मोतियों जैसे आभास दे रहे हैं। और वे कहाँ पर? मान सरोवर में। कैलाश पर्वत के पास ही मान सरोवर है, प्रसिद्ध हमारा तीर्थ स्थल भी है। तो जहाँ शिव का वास माना जाता है, कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का वास माना जाता है। और उन्हीं मान सरोवर की, जो सरोवर में स्वर्णिम कमल खिले हुए हैं, उन कमलों के ऊपर, कमलों के पत्तों के ऊपर ओस के कण जब गिरते हैं तो वो मोती जैसी चमक लाते हैं। तो पूरी एक चित्रात्मक शैली को अपनाते हुए नागार्जुन एक बिंब प्रस्तुत करते हैं, चाक्षुष बिंब प्रस्तुत कर देते हैं कि कमलों के मानसरोवर के में जो स्वर्णिम कमल खिले हुए हैं, उन कमलों के ऊपर जब ओस के कण गिरते हैं, वो ओस के कण
छोटे छोटे मोती जैसे चमकते हैं। तो उन कमलों के ऊपर ओस के कणों को गिरते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो एक पूरा बिंब हमारी आंखों के सामने, एक दृश्य बिंब हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत हो जाता है। आगे वे कविता में कहते हैं, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर। हिमालय की चोटियाँ कैसी, बहुत ऊंची हैं, तुंग बहुत ऊंची चोटियाँ हैं, और उन चोटियों के कंधों पर अब आप देखें पर्वतों के ऊपर कई झीलें निकलती चली जाती हैं, झरने अपने आप बनते चले जाते हैं। बर्फ़ पिघलती है तो झरनों के रूप में, झीलों के रूप में, नदियों के रूप में समतल भूमि पर बहती हुई आ जाती है। तो ऊंची ऊंची हिमालय की चोटियों के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, कई झीलें वहाँ से बहती हैं। अब झीलों का पानी कैसा है, सलिल पानी, श्यामल, श्याम वर्ण का, नील वर्ण का। तो उन झीलों में अब पानी का रंग अपने आप में नहीं होता है, परंतु पर्वत पर अनेक वृक्ष हो जाते हैं, बड़े बड़े देवदारू के वृक्ष हो जाते हैं। तो वृक्षों की छाया जब पानी में पड़ती है तो पानी का रंग गहरा नीला काला रंग हो जाता है। तो वो जो झीलें बह रही हैं, उन झीलों का जल कैसा हो रहा है, श्यामल वर्ण, नील वर्ण। और उस मानसरोवर में कौन आकर के तैरते हैं, राजहंस। हंस जो समतल प्रदेशों में रहते हैं, परंतु जब पावस ऋतु आती है और जब पावस ऋतु आने पर उमस बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वे पक्षी जो ठंडे में रहना पसंद करते हैं, उनको शीतल वातावरण अनुकूल जान पड़ता है, तो वे समतल प्रदेशों को छोड़ छोड़ करके इस मानसरोवर में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, पावस की उमस से व्याकुल होकर। पावस ऋतु की जब उमस, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, जब उमस बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो वे राजहंस पक्षी उस वातावरण को झेल नहीं पाते हैं और वे आकर के इस राज सरोवर में तैरने लगते हैं। और उनका भोजन क्या है, तिक्त मधुर विष तंतु खोजते। तिक्त होता है थोड़ा कसैलापन, थोड़ा तीखापन लिए हुए, तो मधुर मीठा। विष तंतु कमल नाल को, कमल की जो डंडी होती है, कमल नाल होता है, उसका जो स्वाद है वो थोड़ा तीखा होता है, थोड़ा कसैला होता है और थोड़ा थोड़ा मीठा होता है। और यही कमल नाल राजहंस पक्षी जो हैं वो पसंद करते हैं, वो खुश होकर के उसका खाते हैं। तो पावस की उमस से व्याकुल हो करके जब राजहंस पक्षी समतल प्रदेशों को छोड़ करके राज सरोवर में, मानसरोवर में आ जाते हैं, तो उन तिक्त मधुर कमल नाल के फल को, तंतुओं को खाते हैं। ऐसे हंसों को तिरते देखा है, वो बहुत आनंदपूर्वक, प्रसन्नता से वहाँ मानसरोवर में तैर रहे हैं। तो ऐसे तैरते हुए राजहंसों को देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादलों को आकाश में मानसरोवर की, हिमालय पर्वत की चोटियों पर घिरते हुए देखा है। पूरा एक दृश्य बिंब है। फिर आगे वे वर्णन करते हैं, अलग अलग दृश्यों का वो वर्णन लेते हैं। पहले उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया कि वर्षा ऋतु में किस तरह से हिमालय की चोटियाँ जो है बर्फ़ से ढक जाती हैं, और जब बरसात होती है तो किस तरह से राजहंस पक्षी वहाँ आकर के मानसरोवर की शोभा को बढ़ा देते हैं। फिर दूसरा एक दृश्य, दूसरा एक बिंब प्रस्तुत करते हैं वसंत ऋतु का। वसंत ऋतु के भी सूर्योदय के समय का ऋतु, वसंत का सुप्रभात था। वसंत ऋतु थी और समय कौन सा है, सुप्रभात, प्रातः काल का, जब सूर्य उदय हो रहा है। जब सूर्य उदय होता है तो प्रातः काल में पूरे आकाश में
हल्की लालिमा छा जाती है और पूरा वातावरण मनोरम बन जाता है। मंद मंद था अनिल बह रहा। अनिल हवा, हवा पवन धीमे धीमे बह रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थी। बाल अरुण, बाल अरुण, अरुण सूर्य के लिए आया। बाल अरुण प्रातःकाल का सूर्य, जो प्रातःकालीन सूर्य है उसका प्रकाश आँखों को मुग्ध कर देने वाला होता है। वे मनोरम होता है, आँखों को शीतलता प्रदान करने वाला होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, मध्याह्न का सूर्य है, वे आँखों से हम उसे देख भी नहीं पाते हैं। एक तो वसंत ऋतु, दूसरा हल्की हल्की हवा बह रही है धीमी धीमी, और उसमें प्रातःकाल का समय है और प्रातःकाल का सूर्य उदय हो रहा है और उसकी मृदुल किरणें पूरे वातावरण को शोभायमान कर रही हैं। बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां हैं और उनके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पूरी एक स्वर्णिम आभा, पूरे उस परिवेश को एक स्वर्णिम आभा जो है मनोमुग्ध कर देने वाली हो जाती है। तो ऐसे वातावरण का, ऐसे परिवेश का एक नैसर्गिक चित्र नागार्जुन इस कविता में प्रस्तुत करते हैं। और उस समय में अगल बगल रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। यहाँ पर नागार्जुन एक कवि समय का प्रयोग कर रहे हैं। कवि समय या कवि प्रोक्ति होती है जो काव्य जगत में प्रचलित होती हैं। कुछ ऐसी काव्य रूढ़ियाँ हैं, कुछ ऐसी कवि प्रोक्तियाँ हैं जो केवल काव्य जगत में प्रचलित रहती हैं और कवि अपने विषय के अनुरूप, कथ्य के अनुरूप उनका प्रयोग करते हैं। वास्तविक जीवन में, वास्तविक जगत में उनकी सत्यता संदिग्ध रहती है। कई ऐसी प्रोक्तियाँ हैं, जैसे चातक पक्षी को लेकर के एक प्रोक्ति है कि वे केवल वर्षा का जल ग्रहण करता है या गंगा जल ग्रहण करता है, उसके अतिरिक्त वे कि कहीं और का नदी तालाब आदि का जल ग्रहण नहीं करता। इसी तरह से चातक पक्षी अंगारे चुग कर खाता है, ये भी एक कवि प्रोक्ति है। और एक कवि प्रोक्ति ये भी है कि जो चातकी हैं, चकवा चकवी जिनको लोक भाषा में, देशज भाषा में कहा जाता है, वे चकवा चकवी को अभिशाप मिला हुआ है। वे रात भर एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और विरह से व्याकुल होते हैं और रात भर क्रंदन करते रहते हैं, एक दूसरे को पुकारते रहते हैं, और जैसे ही प्रातःकाल होता है तो वे परस्पर मिल जाते हैं। वास्तविक जगत में ये कितना सत्य है ये नहीं कहा जा सकता, पर कवि प्रोक्ति के रूप में, कवि समय के रूप में विभिन्न कवियों ने प्रयोग किया। कालिदास ने भी इसका प्रयोग किया, तुलसीदास ने भी किया, कबीर ने भी किया। चकवी बिछड़ी रैन की, आई मिली प्रभात, जब वे कहते हैं। तो इस तरह से नागार्जुन भी इस कवि प्रोक्ति का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं कि वही चकवा चकवी जो अगल बगल रहते हैं, अगल बगल शब्द देखिए कैसे स्थानीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं। पास पास होते हुए भी, आस पास रहते हुए भी वे सारी रात एक दूसरे से बिछुड़े रहते हैं। अगल बगल रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल से चिर अभिशापित, पूरी निशा काल, पूरी रात्रि का समय उनको एक दूसरे से बिछुड़ करके, अलग होकर के व्यतीत करना होता है, क्योंकि वे चिर अभिशापित हैं। उन्हें लंबे समय से अभिशाप मिला हुआ है। और वे चकवा चकवी कैसे हैं? बेबस, कि एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, बेबस हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, विवश हैं। और जब सूर्य उदय होता है, प्रातःकाल का समय आता है, और उस समय चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, वो जो रात भर उनका क्रंदन चल रहा था, एक दूसरे से विरह का जो व्याकुल होकर के रोना चल रहा, रुदन चल रहा था,
वे रुदन बंद हो गया। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कले छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रातः काल में वही चकवा चकवी जब परस्पर मिल जाते हैं, जब उनका मिलन हो जाता है, तो फिर वे क्या करते हैं? प्रणय कलह, प्रेम पूर्वक कलह करते हैं, प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ एक शिकायत भी करते हैं, उपालंब भी देते हैं। और कहाँ पर करते हैं? शैवालों की हरी दरी पर। जब काई जम जाती है तो वो शैवाल बन जाते हैं, हरी शैवाल की पूरी एक चादर सी बिछ जाती है, तो उसके लिए नागार्जुन उसे हरी दरी कहते हैं। हरे रंग की वो पूरी एक दरी बन गई है। तो उस महान सरोवर के तीरे, उस महान सरोवर के किनारे पर शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल की जो हरी दरी सी बिछी हुई है, उस पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। उन चातक चातकी को परस्पर प्रेम पूर्वक कलह करते हुए देखा है। तो इस तरह से बादल को घिरते देखा है। तो एक कवि प्रवृत्ति का प्रयोग वे अपनी इस कविता में प्रकृति के संदर्भ में कर रहे हैं। पूरा प्रकृति का एक नैसर्गिक सौंदर्य का वर्णन वे करते हैं और हमारी आंखों के सामने पूरा एक दृश्य प्रस्तुत हो जाता है। तो शब्द चित्र प्रस्तुत करने में नागार्जुन निपुण रहे हैं और विषय के अनुरूप उन्होंने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। क्योंकि प्रकृति का जब चित्रण करते हैं तो पूरे छायावाद में हम देखते हैं परिष्कृत संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग है। और नागार्जुन भी जब प्रगतिवादी कविता कर रहे हैं, जनवादी कविता करते हैं, तो देश शब्दों का प्रयोग करते हैं, स्थानीय शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। परंतु जब वे प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो तब तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अमल, धवल, गिरिशिखर, शैवाल, प्रणय, इस तरह के। और साथ ही स्थानीय शब्दों को, देश शब्दों को भी लेते। चकवा चकई जैसे लिया, ये देश शब्द में संस्कृत में उनके लिए चक्रवाक चक्रवाकी शब्द है, चातक चातकी शब्द है, परंतु लोक भाषा में चकवा चकवी कहा जाता है। तो उन्होंने चकवा चकवी शब्द लिया है। पूरी तरह से वो संस्कृत निष्ठ भाषा को नहीं अपनाते हैं, विषय के अनुरूप वे शब्दों का प्रयोग करते हैं और इस शब्द प्रयोग करने में उनकी सिद्धहस्तता है। तो ये दूसरा बिंब, दूसरा दृश्य दूसरे परिच्छेद में नागार्जुन प्रस्तुत करते हैं। फिर एक तीसरा बिंब प्रस्तुत करते हैं और तीसरा बिंब किसका प्रस्तुत करते हैं? कस्तूरी मृग का। मृग की एक विशेष जाति होती है कस्तूरी मृग, जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है और वे कस्तूरी की महक पूरे पर्वतीय प्रदेश को अपनी सुगंध से महका देती है। और वे सुगंध जो है उस मृग की नाभि से आ रही होती है और उस सुगंध से वे उन्मत्त होता है और उस सुगंध को ढूंढता है कि कहाँ से आ रही है, परंतु उसे ये नहीं पता चलता कि ये सुगंध उसकी अपनी नाभि से ही आ रही है। तो उसी कस्तूरी मृग के नाभि से आ रही सुगंध को लेकर के उन्होंने एक बड़ा सुंदर बिंब प्रस्तुत किया है कि दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन मादक परिमल के पीछे धावित होकर, दुर्गम जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ पहुँचना असंभव हो, पर्वतीय प्रदेश है और पर्वतीय क्षेत्रों में, और जब पूरा बर्फ़ की चादर ढक जाती है, जब घाटी पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाती है, तो वहाँ चलना दुर्गम हो जाता है। नहीं पता चलता कहाँ पर पैर रखना है, कहाँ समतल प्रदेश है,
कहाँ गड्ढा है, कहाँ पानी है। तो ऐसे दुर्गम बर्फानी घाटी, घाटी कैसी है? बर्फ से ढकी हुई, और जहाँ चलना दुर्गम है, जहाँ जाना बड़ा कठिन है। और वो कहाँ पर है? शत सहस्र फुट ऊंचाई पर। और पर्वतों की ऊंचाई भी कितनी है? सैकड़ों हजारों फुट ऊंचे। ऐसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जिनमें सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर वन बना हुआ है, और वहाँ पर मृग निवास करते हैं, हिरण रहते हैं। और कौन सा हिरण रहता है? जो सामान्य वनों में दुर्लभ है, कस्तूरी मृग, जिसकी नाभि से सुगंध उठ रही है। और कैसी? अलख, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं दे रही, जो दिखाई नहीं देती, ऐसी नाभि से उठने वाली, निज के ही उन्मादक परिमल। निज उसकी अपनी, उसकी स्वयं की ही उन्मादक, उन्मत्त कर देने वाली, मदमस्त कर देने वाली, एक तरह से बेहोश कर देने वाली। परिमल होता है सुगंध, परिमल सुगंध। तो अपनी ही नाभि से निकलने वाली उन्मादक सुगंध से उन्मत्त होकर के वे जो कस्तूरी मृग है उसके पीछे धावित होकर, धावित होता है भागना, भागता है वह उसके पीछे, बार बार भागता है। उस सुगंध को, वो सुगंध उसे उन्मत्त कर रही है और उसके पीछे भी भाग रहा है। तो दुर्गम बर्फानी घाटी पर, बर्फ से ढकी हुई दुर्गम घाटियों में, जो सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर है, विद्यमान है, ऐसे पहाड़ों पर, ऐसे पर्वत शिखरों पर कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि से उठने वाली, उन्मत्त करने वाली सुगंध के पीछे भाग भाग कर तरल तरुण कस्तूरी मृग को, अब वो कस्तूरी मृग कौन सा है? तरुण है, अभी बालावस्था का है, वृद्ध नहीं है, युवक नहीं है, तरुण अवस्था में है, और तरल चंचल है, स्थिर रहने वाला नहीं है। मृग सबसे अधिक उसकी चाल होती है। तो चंचल तरुण मृग जो है, कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। वो स्वयं से पर चिढ़ता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वे परिमल, वे सुगंध कहाँ से आ रही है, और वे उस सुगंध के पीछे भागता रहता है, भागता जाता है। जहाँ जाएगा वो सुगंध तो उसके साथ ही रहेगी। तो परंतु जब वो उसको पाता नहीं है तो वो स्वयं पर ही चिढ़ने लगता है, इरिटेट होने लगता है, खींचने लगता है। तो ऐसे बादल को घिरते देखा है, ऐसे कस्तूरी मृग से भरे हुए पर्वत शिखरों के ऊपर बादलों को घिरते हुए देखा है। तो ये एक अन्य बिंब, एक अन्य पूरा दृश्य बिंब नागार्जुन इस कविता में प्रस्तुत करते हैं। तो इसके आगे की व्याख्या हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। इस व्याख्यान को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।